नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। नीट और जेईई के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज ये हमारा 5th लेक्चर है और 5th लेक्चर में आज हम एरर एनालिसिस वाला पार्ट कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ पूरा कर देंगे। और न्यूमेरिकल्स होने के बाद हम देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है फिजिमेट इस चैनल पर। जुड़े रहिए इस चैनल में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके मोबाइल पे मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप जैसे सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम चलते हैं हमारे बोर्ड पर, जहाँ पर आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ क्या होता है ये आज देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर। न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जो हमने एरर वाला पार्ट था वो थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उसमें आसानी हो जाए। हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एरर। टाइप्स ऑफ द एरर में हमने देखा था कि कुछ एरर्स इंस्ट्रूमेंट की डिफेक्ट की वजह से होते हैं, कुछ एरर्स हमारे ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। तो पर्टिकुलरली हमने देखा था सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, दीज आर द मेन 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। और उसके बाद हमने और एक टाइप देखा था लिस्ट काउंट एरर, जो किसी इंस्ट्रूमेंट से ही होता है, दैट इज नथिंग बट द लिस्ट काउंट एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में हमने देखा था कि फॉल्टी डिजाइन की वजह से या नॉन कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से, या अगर आपको एक्सपेरिमेंट या उस एपरेटस की जानकारी नहीं है जिसके साथ आप मेजरमेंट करना चाहते हो, वो किस तरीके से मेजरमेंट किया जाए ये अगर आपको जानकारी नहीं है तो भी जो एरर आते हैं वो सिस्टमेटिक टाइप में आते हैं। रैंडम एरर्स वो वाले एरर्स होते हैं जो किसी सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से जो एरर्स आते हैं उसे हम रैंडम एरर कहते हैं। ये हम देख चुके हैं। हमने प्रोसीजर भी देखी। प्रोसीजर में हमने देखा कि सबसे पहले हम एरर अगर जो कैलकुलेट करना है तो एरर हमें कैलकुलेट करने के पहले हमें सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालना जरूरी है। तो ट्रू वैल्यू या जिसे हम मीन वैल्यू कहेंगे, वो आपने एक्सपेरिमेंट में जो आपने ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट किए हैं, जो आपने रीडिंग्स लिए हैं, वो रीडिंग का सभी जब हम मीन लेते हैं तब उसको ट्रू वैल्यू कहा जाता है। सेकंड प्रोसीजर इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हम इंडिविजुअल जो वैल्यू है, इंडिविजुअल जो हमारी रीडिंग आई हुई है, जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया है, उसका ट्रू वैल्यू के साथ हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो दैट इज नथिंग बट एन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा स्टेप होता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर या जिसे हम रिलेटिव एरर कहेंगे, उसमें भी हमने ये देखा कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट करने का हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, जहां पर हमने ये देखा था कि डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, जो डिफरेंस हम एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में देखते हैं वो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज एन रिलेटिव एरर। और सबसे लास्ट हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। परसेंटेज एरर में आपने देखा है कि आपने कितना परसेंट एरर वहां पर कमिट किया है, आपकी जो रीडिंग है, आपकी जो कैलकुलेशन है, कितने परसेंट एरर के साथ है, दैट टेल्स अस अबाउट द परसेंटेज एरर। तो कुछ रूल्स हमने देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में ऐसा होता है बहुत बार कि हमारे पास कोई फॉर्मूला आता है, कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आता है, तो वो एक्सप्रेशन हो सकता है कि पॉजिटिव फॉर्म, वहाँ पर एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो। तो इन सारे जब कैलकुलेशन जब आपके कोई फॉर्मूले में आते हैं तो उसको हमें किस तरीके से एरर के फॉर्म में हम उसे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के फॉर्म में देखा था। तो मैंने आपको स्क्वायर ब्रैकेट में जो सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर एनलिस्ट करके दिए थे, वो फॉर्मूले आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको यहाँ पर यूज में आने वाले हैं। तो एक बार उसको अच्छे तरीके से आप देख लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके बोर्ड पर है, देखिए। द टेम्परेचर ऑफ 2 bodies measured are θ1 is equals to 10 degree centigrade plus minus 0.4 degree centigrade and θ2 is equals to 40 degree centigrade plus minus 0.3 degree centigrade. Find the sum and difference in temperature with error. तो हमें
ये वाले प्रॉब्लम में दो टेम्परेचर्स दिए गए हैं, थीटा 1 और थीटा 2, और उसके साथ कुछ एरर भी एसोसिएट है। मतलब ये वाली जो क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिख रही है, थीटा 1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड इज नथिंग बट एन एरर विच इज कमिटेड। तो कितना एरर हो सकता है, तो यहाँ पर दिया है कि दैट इज नथिंग बट प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा 2 में भी आपको जो वैल्यूज दी है वो भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो मेन रीडिंग है, लेकिन उसके साथ प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस एरर वहां पर हो सकता है। हमें पूछा गया है कि इस वाले एग्जांपल में सम एंड डिफरेंस टेम्परेचर में जो अगर हम सम करेंगे ये दो टेम्परेचर का या डिफरेंस लेंगे तो उसमें हमें एरर कितना आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है जिसमें हम देखेंगे कि सम एंड डिफरेंस फॉर्म में हम एरर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ थीटा 1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं यहाँ पर लिखता हूँ थीटा 2 इज इक्वल टू, दो टेम्परेचर हमें दिए हैं तो थीटा 2 तो हमें ऑलरेडी दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम इन दोनों का सम करते हैं, थीटा 1 और थीटा 2 का हमें सम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे डेल्टा थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्लीज यहाँ पर ध्यान में रखें कि ये 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 0 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो वैल्यू हमें दी है दिस वैल्यू इज ऑफ डेल्टा थीटा। जो डिफरेंस हमें दिया है, कितना डिफरेंस हो सकता है, तो प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस हो सकता है, या सेकंड वाली रीडिंग में डिफरेंस कितना हो सकता है, तो प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर हमको दी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये जो डिफरेंस हमें दिया है उसको हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस माइनस डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पर देख ली कि दिस इज नथिंग बट डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। तो हमें डेल्टा थीटा 1 की वैल्यू मालूम है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा थीटा 1 इज नथिंग बट हियर 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0.4 प्लस डेल्टा थीटा 2 हमें कितना दिया है 0.3, सो दिस बिकम्स एज इट इज नथिंग बट प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने देखा है कि जब हमें कोई भी जो दो क्वांटिटीज का एरर के साथ एडिशन करना पड़ता है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिशन यहाँ पर लेंगे। तो उसी तरीके से आई कैन राइट हियर एज थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू मेन दैट इज नथिंग बट 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 40 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज नथिंग बट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो दिस इज आवर थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना आएगा, क्योंकि हमें डिफरेंस भी पूछा है। सो थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्योंकि थीटा 1 हमारा छोटी क्वांटिटी है, थीटा 2 हमारा बड़ा टेम्परेचर दिया है। सो दैट इज नथिंग बट 40 माइनस 10 दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने एडिशन भी फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये मेन रीडिंग में है, थीटा 1 और थीटा 2 मेन रीडिंग में है। हमें डिफरेंस रीडिंग में कितना है इंडिविजुअल डिफरेंस, उसका हमने एडिशन नहीं किया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ टेम्परेचर दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, सम ऑफ टेम्परेचर दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने एरर के साथ कितना कैलकुलेट किया है, दैट इज नथिंग बट प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे दैट इज नथिंग बट 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड। Difference of temperature theta 2 minus theta 1 that is nothing but 30 degree centigrade, फिर से plus minus 0.7 degree centigrade. So this is your answer for this particular numerical number 1. चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा सेकंड वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है, तो क्या कह रहा है हमें ये न्यूमेरिकल, देखो हमें यहाँ पर दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। ये ओम्स लॉ है, आप 9th स्टैंडर्ड से ओम्स लॉ सीखते आ रहे हैं, तो ये सिंपल ओम्स लॉ का एक एक्सप्रेशन हमें दिया है, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, वेयर V यहाँ पर वोल्टेज है, कितना दिया है 50 प्लस माइनस 2 वोल्ट्स, एंड करंट हमें दिया है I इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर्स। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। तो हमें यहाँ पर 50 प्लस माइनस 2 डिग्री
टू वोल्ट्स का वेरिएशन यहाँ पर हो सकता है, या अगर करंट हम देखें यहाँ पर तो वो होता है 9 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर्स। हमें पूछा है कि इन वेरिएशंस के साथ जो रेजिस्टेंस है उसमें हमारा जो एरर आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द रिलेटिव एरर, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव एरर हमें फाइंड आउट करना यहाँ पर जरूरी है। तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें मालूम है कि चाहे डिवीजन रहो या चाहे मल्टीप्लिकेशन रहो, जब हम एरर को कैलकुलेट करेंगे तब हमें उसको ऐड ही करना पड़ता है। तो मैं यही जो फॉर्मूला हमारे पास R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I, ये जो फॉर्मूला हमें दिया है इसी को ही मैं रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। डेल्टा R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय V प्लस डेल्टा I डिवाइडेड बाय I, क्योंकि हमें ऐड करना है, चाहे मल्टीप्लिकेशन रहो या चाहे एडिशन रहो, हम एरर्स को, रिलेटिव एरर को हमेशा ऐड करते हैं। हमने ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में ये हम देख चुके हैं। सो यहाँ पर डेल्टा V हमें कितना दिया है, डेल्टा V इज नथिंग बट 2 वोल्ट। आप इस वैल्यू में अगर देखोगे तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 वोल्ट जो है दैट इज नथिंग बट डेल्टा V। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना दिया है हमें 50 दिया है, सो आई कैन राइट 2 डिवाइडेड बाय 50 प्लस वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन करंट कितना दिया है 0.3 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू कितनी हमें दी है दैट इज 9 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, किसका है, रिलेटिव एरर, दैट इज नथिंग बट डेल्टा R डिवाइडेड बाय R, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो क्या हम इसको परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं क्या? सो नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। सो वी विल कैलकुलेट हियर परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हमें मालूम है डेल्टा R डिवाइडेड बाय R इंटू 100, ये परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। बट व्हाट इज डेल्टा R डिवाइडेड बाय R? आई कैन राइट दिस एज 2 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप ये कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। तो परसेंटेज एरर अब हम इसको लिख सकते हैं, आप आपके तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। दैट कम्स आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय 50 कम्स आउट टू बी 0.04 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 9 कम्स आउट टू बी 0.03, ओके, एंड इंटू 100। तो ये हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे और इसके बाद दिस कम्स आउट टू बी 0.07, ये आगे जाके 33 होता है, 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट कम्स आउट टू बी 7.3%। तो परसेंटेज एरर हमें निकालने को जो कहा था दैट परसेंटेज एरर इज नथिंग बट योर 7.3% यहाँ पर एरर आपको आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि परसेंटेज एरर अगर आपको निकालने को कहा जाए तो 7.3% ऑप्शन में यहाँ पर कहाँ पर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दी परसेंटेज एरर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम हमारे आगे क्या है अभी। ओके, सो लेट्स सी द फर्दर प्रॉब्लम। हमें देखिए, कभी कभी आपको डायरेक्ट परसेंटेज एरर पूछा जाएगा, कभी कभी आपको एब्सोल्यूट एरर पूछा जाएगा, या कभी कभी आपको ये वाला प्रॉब्लम भी पूछा जाएगा कि किसी प्रॉब्लम में आपको ट्रू वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए। कभी कभी आपको पूछा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, या कभी कभी आपको परसेंटेज एरर भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो एनीवे, जो कोई भी वैल्यू आपको पूछी जाए वो वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम रीड करेंगे, देखो क्या दिया है प्रॉब्लम में। द डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज was found to be 2.620, 2.625, 2.630, 2.628, 2.626। हमें पूछा गया है कैलकुलेट ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। अब यहाँ पर मैंने इस प्रॉब्लम में आपको प्रैक्टिस हो जाए इसलिए तीनों भी वैल्यूज यहाँ पर मैंने आपको डिड्यूस करने के लिए दिया है। लेकिन एग्जाम में आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम आती है कि जो आपको लगभग 2 मिनट में या 1.5 मिनट में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। तो कभी कभी आपको ट्रू वैल्यू पूछी जाएगी, कभी कभी आपको मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा जाएगा,
या कभी कभी आपको परसेंटेज एरर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में आपको तीनों भी प्रैक्टिस यहाँ पर आपको होने वाली है। तो देखो, हमने जो प्रोसीजर देखी थी परसेंटेज एरर तक एरर फाइंड आउट करने की, हमने जो प्रोसीजर देखी थी उसमें सबसे पहले प्रोसीजर थी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना, या जिसे हम मीन वैल्यू कहेंगे वो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर स्क्रूगेज के साथ कोई एक स्टूडेंट है, सपोज वो स्क्रूगेज से कोई वायर की डायमीटर फाइंड आउट कर रहा है और उसको यहाँ पर ये 5 रीडिंग्स उसने उस स्क्रूगेज के साथ फाइंड आउट की है। तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू तो शायद कुछ और होगी, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास ये सारी वैल्यूज हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले हमें मीन वैल्यू यहाँ पर निकालना जरूरी है। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट द मीन वैल्यू, और जिसे हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। तो एग्जाम में कभी कभी आपको ट्रू वैल्यू कहा जाएगा या मीन वैल्यू कहा जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू ये दोनों एक ही है। तो हम सबसे पहले देखेंगे AM मतलब मीन वैल्यू। आई कैन राइट AM इज इक्वल टू सभी जो ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं उनका ऐड कीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं उससे उसको डिवाइड कीजिए। तो दिस कम्स आउट टू बी 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626 होल डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 1 2 3 4 5। सो आई विल मेक इट डिवाइडेड बाय 5। ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा पहले ही करके रखे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाले कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश आप कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। मैं यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही किए हैं, तो आपको मैं डायरेक्ट इसका आंसर देख सकता हूँ। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.626। तो हमारी मीन वैल्यू या जिसे हम ट्रू वैल्यू कहेंगे ये हमारे पास अभी आ गई है 2.626। सेकंड प्रोसीजर, सेकंड वाले स्टेप जो है उसमें हमें मालूम है कि मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एब्सोल्यूट एरर हमने देखा है, व्हाट इज एन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू आई है और आपकी इंडिविजुअल जो रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग, आपने जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रीडिंग्स लिए हैं, इन इंडिविजुअल रीडिंग का डिफरेंस जब आप लेते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर हम डेल्टा ए से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं 5 रीडिंग्स है तो हमारे पास 5 एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप डेल्टा S1, डेल्टा S2 भी बोल सकते हो। फॉर कन्वीनियंस आई एम टेकिंग एज डेल्टा A1। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर क्या लिख सकेंगे हम। सो एब्सोल्यूट एरर हम जो फाइंड आउट करेंगे फॉर ईच ऑब्जर्वेशन विल बी डेल्टा A1 विल बी इक्वल टू 2.626 माइनस फर्स्ट वाली हमें रीडिंग कितनी है 2.620। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2.620, हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस 0.006 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप इंडिविजुअल वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और डेल्टा A1 से लेकर डेल्टा A5 तक आप हर रीडिंग का मीन ट्रू वैल्यू के साथ जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आप यहाँ पर लेंगे, चाहे पॉजिटिव आओ या चाहे निगेटिव डिफरेंस आओ, वो आपको यहाँ पर लेना। सो डेल्टा A2 विल कम्स आउट टू बी 0.001, ऑफ कोर्स ये सेंटीमीटर में है। डेल्टा A3 विल बी इज इक्वल्स टू 2.626 minus 2.630, it comes out to be minus of 0.004 सेंटीमीटर। डेल्टा A4 आपके पास आएगा that is nothing but minus 0.002 सेंटीमीटर, और डेल्टा A5 आपके पास आएगा लगभग 2.626 एंड फिफ्थ वैल्यू आपकी 2.626 है तो वो 0 आएगा। सो दैट इज नथिंग बट 0। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकंड स्टेप। प्लीज स्टेप्स को याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपको परसेंटेज एरर तक पहुंचने के लिए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। इनिशियल स्टेज में आपको ये स्टेप्स थोड़े से लेंदी लगेंगे, लेंदी जब आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करोगे तो उसको ये प्रोसीजर थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, लेकिन आप थोड़े से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन सारे कैलकुलेशंस की आसानी से आदत हो जाएगी एंड इजीली यू कैन कैलकुलेट ऑल दी स्टेप्स। नाउ थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर। प्लीज आपके प्रीवियस वाले नोट्स प्लीज निकालिए और उसमें से मीन एब्सोल्यूट एरर जो हम फाइंड आउट करते हैं
उसका आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद में आना चाहिए। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए प्लीज कीप दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन योर माइंड। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए जब आप सभी एब्सोल्यूट एरर का एडिशन लेते हो तो आपको वहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, चाहे आपकी रीडिंग चाहे आपका एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव में आए या निगेटिव में आए, आपको उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ कंसीडर करना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए बार से, दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय कितने आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, दैट इज नथिंग बट 5, सो आई विल राइट हियर एज डिवाइडेड बाय 5। तो हमने डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 ये सभी फाइंड आउट किए हैं, मैग्नीट्यूड में लिखे हैं, 2 वर्टिकल लाइंस पे लिखना इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड में आप हमेशा नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव यहाँ पर कंसीडर करोगे। तो डेल्टा ए बार हमारे पास आएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और ये खुद करके कैलकुलेशन करने की कोशिश यहाँ पर कीजिए। दिस कम्स आउट टू बी 0.0026, ठीक है। तो उसी को ही हम राउंडिंग ऑफ के फॉर्म में लिख सकते हैं 0.003, राइट। 26 को हम 0.003 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं यहाँ पर स्पेस बना लूं। चलिए ठीक है, तो हमने डेल्टा ए बार अभी फाइंड आउट किया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है क्या है हमारी नेक्स्ट स्टेप, टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एरर। तो कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर हम जिसे कहते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखने की आदत रहनी चाहिए, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट और जेईई के एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई वहां पर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक वो यहाँ पर आ जाएगा। सो फ्रैक्शनल एरर हमें मालूम है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, दैट इज नथिंग बट ए मीन। और हमें पता है फ्रैक्शनल एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी, दैट इज नथिंग बट 0.003। ए मीन उसका मतलब है हमारी ट्रू वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 2.626। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.001, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वैल्यू आती है 0.0011 समथिंग आगे वैल्यू आती है, लेकिन हमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने की जरूरत नहीं है। हमें जो जितनी जरूरी है उतने हम सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। नाउ फ्रैक्शनल एरर के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप रहती है टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज एरर हमें मालूम है, दैट इज नथिंग बट फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फ्रैक्शनल एरर हमारे पास आ गया है 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 0.1%। तो हमने जो रीडिंग फाइंड आउट की है या ये जो स्क्रू गेज के साथ जो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उसमें परसेंटेज एरर हमारे पास आया है 0.1, सॉरी एरर के साथ आया है 0.1% एरर हमारे पास आया है। तो जब हम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे तो हमें ट्रू वैल्यू में इसको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए कभी कभी आपको परसेंटेज एरर निकालने के बाद कभी कभी आपको एक्चुअल डायमीटर भी निकालने को कहा जाएगा। तो मैं यहाँ तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फॉर योर नॉलेज पर्पज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज नथिंग बट डायमीटर of the wire, that is D is equals to mean, मतलब हमारा परसेंटेज एरर जो आया है, सॉरी जो ट्रू वैल्यू हमें फाइंड आउट की है, दैट ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस परसेंटेज एरर। तो दैट इज नथिंग बट परसेंटेज एरर। जो कोई भी प्लस होता है या माइनस होता है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर दी थी 2.626 प्लस माइनस 0.1 और ये 0. जो कुछ भी आगे वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट इज नथिंग बट परसेंटेज एरर। सो डायमीटर ऑफ वायर विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस।
तो चाहे आपको परसेंटेज एरर पूछा जाए, मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा जाए या रिलेटिव एरर पूछा जाए, आपको यही स्टेप्स वहाँ पर फॉलो करने हैं। मैं और एक बार कहता हूँ, आपको इन जैसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये प्रोसीजर थोड़ी सी लेंदी लगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप इस प्रोसीजर को आसानी से कर सकोगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जहाँ पर हम कुछ और क्वांटिटीज यहाँ पर कैलकुलेट कर सकेंगे। देखो, हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया है जहाँ पर कहा गया है अब फिजिकल क्वांटिटी P। अब ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी है P इज इक्वल्स टू a क्यूब b स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ c इंटू डी। मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी है जिसका एक्सप्रेशन a क्यूब इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ c इंटू डी, ये हमें फिजिकल क्वांटिटी दी है, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो अलग अलग क्वांटिटीज हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज में आ रहे हैं, जैसे a है, b है, c है, d है, इनका परसेंटेज एरर हमें यहाँ पर दिया है। तो कितना परसेंटेज एरर यहाँ पर दिया है? देखिए, ये परसेंटेज एरर हमको यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? हाउएवर द परसेंटेज एरर ऑफ a, b, c and d are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. Calculate the percentage error of P। ठीक है, तो हमें सबका परसेंटेज एरर दिया है। हमें पूछा है कि ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी P जो दी है, जिसका एक्सप्रेशन हमें दिया गया है a क्यूब इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सी डी, इस फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज एरर कितना आएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये मालूम है कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में या कभी कभी उस फिजिकल क्वांटिटी का पावर अगर हमारे पास आता है, तो हमें उसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में रूल के मुताबिक हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दैट इज गिवन एज, आई कैन राइट दिस एज सॉल्यूशन। ओके, एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में हम कैसा उसको लिख सकते हैं, या रिलेटिव एरर के फॉर्म में हम इसको कैसा लिख सकते हैं? दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। ये तो प्रोसीजर हमने पहले वाले एग्जांपल में की है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट ए क्यूब, ठीक है ना। तो मैंने कहा था आपको कि अगर वैल्यू आपके पास पावर के फॉर्म में आ जाए तो हमें उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, तो एक्सपोनेंट को हम मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। तो यहाँ पर आई कैन राइट दिस एज 3 इंटू डेल्टा ए बाय ए, ठीक है। तो 3 एक्सपोनेंट में था, a टू द पावर 3 था, a क्यूब था, तो हमने उसको मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। प्लीज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के रूल्स जो हमने देखे थे, वो रूल्स वाला आखिरी का जो पार्ट है वो प्लीज आप रिवाइज कीजिए, उसको फिर से एक बार देखिए। सो दैट बिकम्स एज 3 डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। अब b स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन b स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैंने आपको कहा था कि चाहे मल्टीप्लिकेशन रहो चाहे डिवीजन रहो, आपको एरर के फॉर्म में उसे हमेशा ऐड ही करना है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सो 3 डेल्टा a डिवाइडेड बाय a प्लस 2 डेल्टा b बाय b, ठीक है। तो b स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन एरर के फॉर्म में हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। सो प्लस 2a डेल्टा b बाय b। अब यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट है, तो क्या मैं इस वाले स्क्वायर रूट को, हम कोई भी स्क्वायर रूट हो उसको टू द पावर 1/2 के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब यही वाला एक्सप्रेशन मैं अगर लिखूं तो ये हो जाएगा a क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी इंटू डिवाइडेड बाई सी डी टू द पावर हाफ। क्योंकि स्क्वायर रूट को हमेशा याद में रखिए, जो क्वांटिटी आपको दी है जिसका स्क्वायर रूट है उसका टू द पावर हाफ आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है। तो ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, तो हमें पता है डिवीजन में भी चाहे रहो तो भी हमें एरर को वहां पर ऐड ही करना है। तो यहाँ पर मैं करूंगा प्लस 1/2 दैट इज हाफ, ये फिर से मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या मैं उसको ऐड कर सकता हूँ क्या? सो डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा डी बाय डी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब हम रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। सो हियर आई कैन राइट दिस एज डेल्टा पी बाय पी हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन डेल्टा ए बाय ए क्या हमें दिया है क्या? हाँ, ये हमें दिया है, ये ऑलरेडी इट इज गिवन, दैट इज नथिंग बट, देखिए
ए को हम हमारा एरर कितना दिया है, ए का एरर हमारे पास दिया है 1%। तो क्या मैं इसको डिवीजन के फॉर्म में 1/100 लिख सकता हूँ क्या? यस, आसानी से लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से मुझे डेल्टा बी बाय बी भी दिया है, कितना एरर दिया है परसेंटेज के फॉर्म में, वो दिया है 3%। तो उसका मतलब है मैं उसको 3/100 लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट दिस एज 3/100 डेल्टा सी। सिमिलरली आई कैन राइट डेल्टा सी बाय सी, कितना दिया है सी का? 4% हमें दिया। प्लीज रीड इन द न्यूमेरिकल। सी का हमें परसेंटेज एरर फॉर्म में दिया है, परसेंटेज एरर 4%। सो आई कैन राइट दिस एज 4/100 और डेल्टा डी बाय डी हमें दिया है, कितना दिया है? 2%। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2/100? तो अभी सभी क्वांटिटीज हमारे पास आ गई है। ये सभी क्वांटिटीज हम ऊपर वाले फार्मूले में रख देंगे। तो डेल्टा ए बाय ए का फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, डेल्टा बी बाय बी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, डेल्टा सी बाय सी का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, डेल्टा डी बाय डी का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देखते हैं चलिए किस तरीके से हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारे पास अब वैल्यू हो गई, हेंस आई कैन राइट डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल्स टू तो डेल्टा ए बाय ए दैट इज 3 into 1/100 plus 2 into 3/100 plus half into 4/100 plus 2/100। ठीक है, तो आप ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सो डेल्टा पी बाय पी, वीडियो को पॉज कीजिए और ये कैलकुलेशन खुद करके देखिए। दैट बिकम्स एज 13/100। So this comes up to be 13/100 means what? It is in the form of percentage error 13%. तो कितना परसेंटेज एरर हमारे पास आ गया? परसेंटेज एरर इन P will be is equals to, it is 13%। आसान सा कैलकुलेशन था। आप 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में भी परसेंटेज निकालने का आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर फोर्थ प्रॉब्लम। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ वाला प्रॉब्लम यहाँ पर देखेंगे। ये सभी प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन में कभी आकर गए हैं, तो आपको यहाँ पर याद में रखना यहाँ पर जरूरी है। हाँ, दिस प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स या सभी टाइप के प्रॉब्लम कवर करने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है वो पहले आप देख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, और फिर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका फॉर्म आपको यूज यहाँ पर अच्छा हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? दिस इज गिवन एज 2π√of L डिवाइडेड बाय G। ठीक है, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। तो जब आप 2 डायमेंशनल मोशन में आप सिंपल पेंडुलम देखोगे या ऑसिलेशंस में आप पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज नथिंग बट 2π√of L डिवाइडेड बाय G। ओके, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L हमें लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, हैविंग एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर। ओके, टाइम फॉर 50 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज 80 सेकंड यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ 1 सेकंड। What is the accuracy in determination of G? हमें यहाँ पर अगर ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अगर दिया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें जब हम निकालेंगे तो उसमें कितनी एक्यूरेसी आएगी, ये सीधा हमको यहाँ पर पूछा गया है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन फॉर्मूला लिखते हैं पेंडुलम का। तो आई होप दैट एवरीबॉडी नोज द पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, ये मेरे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, एक थ्रेड के साथ ये मेटल बॉब कनेक्ट यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है, एंड दिस पेंडुलम स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग लाइक दिस। सो इट विल गो इन वन डायरेक्शन, वन साइड लाइक दिस, एंड ऑन द अदर हैंड इट विल कम इन दिस डायरेक्शन। तो अगर ये मैं इनिशियल पोजीशन समझो, आप कोई भी इनिशियल पोजीशन समझ सकते हो, आप बी वाली भी इनिशियल पोजीशन समझ सकते हो, सी वाली भी आप इनिशियल पोजीशन समझ सकते हो। तो मान के चलो कि ये वाली इनिशियल पोजीशन है, ए इज द इनिशियल पोजीशन। तो ये बी से लेकर सी तक एक्सट्रीम जाकर फिर सी से ए पोजीशन तक आना, इसे हम वन ऑसिलेशन कहते हैं।
सो टाइम पीरियड जो रहता है ये वन ऑसिलेशन का रहता है। तो ये टाइम पीरियड जो हमें दिया है उसका वैल्यू हमें यहाँ पर दिया है t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ पर l ये वाली जो लेंथ है पेंडुलम की लेंथ कैपिटल L ये हमें यहाँ पर दिया है। सो कैपिटल L इज नथिंग बट द लेंथ, g इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पाई इज ऑफ कोर्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी और t हमें टाइम फॉर टाइम पीरियड उसका मतलब वन ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम जो रहता है उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको दिया है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिटर्मिनेशन ऑफ g। तो ये g की वैल्यू हमें चाहिए, तो मैं इसी फॉर्मूला को g के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल मेक स्क्वायर, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट का वैल्यू जो है वो वैसे की वैसा हो जाएगा, दैट इज l डिवाइडेड बाय g। द सेम इक्वेशन आई कैन ट्रांसफॉर्म, g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये जो फॉर्मूला है क्या हम उसको यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या करना है अभी। अब यहाँ पर एक बात हमें दी है कि हमें सबसे पहले कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड कितना है ये हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सो व्हाट वी एवरीबडी नोज, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में आप सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे, तो वहां पर भी आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख चुके हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू, टाइम पीरियड यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन हमें 50 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम लगेगा वो हमें यहाँ पर दिया है, दैट इज नथिंग बट 80 सेकंड। तो इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट, हमें फॉर्मूला मालूम है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना दिया है, दैट इज नथिंग बट t डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन l। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं इसको इसी फॉर्म में रखूंगा, आगे जाकर मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो आई राइट t इज इक्वल्स टू स्मॉल t डिवाइडेड बाय n, वेयर स्मॉल t इज नथिंग बट द टोटल टाइम विच इज गिवन। तो क्या मैं इसको एरर की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? तो हाँ, आसानी से मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, डेल्टा टी विल बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी स्मॉल टी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, वहां तो कुछ एरर होने वाली बात नहीं है। 80 तो 80, 50 तो 50, 60 तो 60, जो कोई भी ऑसिलेशंस है वो उतने रहने वाले हैं। 60.5 तो नहीं रहेगा वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन को हम एरर की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो यहाँ पर क्या मैं रिलेटिव एरर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्या? और सेम इक्वेशन आई कैन राइट डेल्टा टी बाई टी विल बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय एन डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि हमें डेल्टा टी का भी वैल्यू मालूम है और कैपिटल टी का भी वैल्यू मालूम है। ये हमने यहाँ से ये वैल्यू रख दी, कैपिटल टी की जो वैल्यू है टी डिवाइडेड बाय एन वो हमने यहाँ पर रख दी, और डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है, तो इन दोनों भी क्वांटिटीज को हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं इस वाले इक्वेशन को, एक मिनट, इस वाले इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, सो दिस बिकम्स एज डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी विल बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन इंटू एन डिवाइडेड बाय टी। तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमें मिलती है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमें कैलकुलेट करना है एरर इन जी। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो एरर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी विल बी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, ये कैसे आया, देखिए ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास, इसको ही हमने जो कॉम्बिनेशंस देखे थे उन कॉम्बिनेशंस में हमने देखा था कि चाहे एरर में मल्टीप्लिकेशन रहो या सब्ट्रैक्शन रहो, वो हमें एरर के फॉर्म में ऐड ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये L जो है दिस इज इन न्यूमरेटर, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो कांस्टेंट को तो हम एरर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला हमारा बन गया डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल प्लस 2
इंटू डेल्टा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो क्या हम ये वैल्यू आसानी से रख सकते हैं क्या? हाँ, ये वैल्यू आपको अभी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी? परसेंटेज एरर इज नथिंग बट डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी इंटू 100%। परसेंटेज एरर के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे दैट बिकम्स एज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी इंटू 100%। ये परसेंटेज के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो क्या हमें इन सबकी वैल्यूज मालूम है क्या परसेंटेज एरर में? हाँ, हमको दी है, तो हमें पता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, डेल्टा एल कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा टी कितना है 1 डिवाइडेड बाय टी, टी हमें कितने दिए हैं 80 नंबर ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड 80 नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए, सो टी इज नथिंग बट 80 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी इंटू 100% विल बी दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 प्लस 42 2 for the 80, that is 100 divided by 40, that comes out to be 2.5. So this value comes out to be 3.5%. Okay, so ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है that value is nothing but your percentage error in the form of acceleration due to gravity. ठीक है, तो ये वाले कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखे, जो प्रॉब्लम्स आप आसानी से एग्जामिनेशन में यही मेथड फॉलो करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे सामने अगर कोई फिजिकल वैल्यू आ जाती है या हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाते हैं, तो हमें हो सकता है कि वो रिजल्ट या वो फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारे नंबर्स इंक्लूडेड हो, डिजिट के पहले या डिजिट के बाद। तो हमें इन सारे डिजिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कभी कभी इन नंबर्स को एक्सप्रेस करते वक्त वो फिजिकल क्वांटिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है। तो हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को उसका मीनिंग लूज न करते हुए या वो फिजिकल क्वांटिटीज को हम अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि वो क्वांटिटी छोटी भी हो जाए कैलकुलेशन के लिए और उसका मीनिंग भी वहां पर वही रहे जो पहले उस क्वांटिटी का था। तो देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर का इंपॉर्टेंस या यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हम डायमेंशंस के प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, या हम अभी एरर कैलकुलेशन के प्रॉब्लम देख चुके हैं, तो उसी तरीके से कभी कभी आपको कोई एक प्रॉब्लम फिजिकल क्वांटिटी प्रॉब्लम में दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये आपको पूछा जाता है। तो तब आपको वहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये आपको बताना पड़ेगा। तो द नेम इज नथिंग बट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखते हैं कि किसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और कितने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको थ्योरेटिकल एग्जाम में ये डेफिनेशन आपको डेफिनेटली काम में आएगा। तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स, significant figures are those digits which are required to specify certain measurement, sorry, just a moment, certain measurement without losing the value of that particular number। तो सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा रहेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी उतनी ही एक्यूरेसी के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम सीधा साधा एक्सप्रेशन यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर will be more in number, more will be the accuracy,
मोर विल बी दी एक्यूरेसी, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे उस फिगर की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, अगर आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हो, नॉर्मल आप स्केल से लेंथ मेजर कर रहे हो, तो आप उसको मेजर मिलीमीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन वही लेंथ अगर आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हो तो आप उसको मिलीमीटर से भी आगे आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एक्यूरेसी जब आप स्क्रू गेज के साथ वर्नियर कैलिपर के साथ मेजर करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही आप उस वाले क्वांटिटी का एक्यूरेसी आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स है, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स व्हाइल राइटिंग दीज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 1 बाय 1 रूल्स है, कौन से फिगर को हम सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं, कौन से डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर नहीं कर सकते, ये डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। ये रूल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट रूल इज नथिंग बट ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो आपके फिजिकल क्वांटिटी में जो सभी नॉन जीरो नंबर्स आते हैं वो सभी नॉन जीरो नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर बोल के कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, सपोज मैंने लिख दिया कोई नंबर 42.3, तो यहाँ पर 4, 2 एंड 3 दीज आर दी 3 नंबर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? इसमें हो गए हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना, तो इसमें कितने, अब यहाँ पर आप ये जो डिजिट है वो उसके बारे में आप न सोचें, अभी आपको नॉन जीरो नंबर्स इसमें कितने दिख रहे हैं, दैट इज 3 नंबर्स। तो आपको यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस वाले फिजिकल क्वांटिटी में दिखेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज नथिंग बट 242.4, तो इसमें भी आपको कितने नॉन जीरो नंबर दिख रहे हैं? 4 नॉन जीरो नंबर दिख रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में जितने भी आपको नॉन जीरो नंबर्स आएंगे वो सभी नॉन जीरो नंबर्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। दिस इज फर्स्ट रूल, कीप इन माइंड दिस रूल। सेकंड, अब ऐसा तो नहीं होगा कि फिजिकल क्वांटिटी में जीरो नहीं आएगा, कभी कभी जीरो आ सकता है। तो ऐसे जीरो अगर उसमें आते हैं तो कौन से वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलकर कंसीडर किए जाएंगे, वो भी आप रूल देख लो। सो ऑल जीरोस which comes between non-zero digits are significant। तो जीरोस भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जीरो कहां पर आते हैं? अगर वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर आते हैं तो वो वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलकर कहेंगे। जैसे एग्जांपल पे हम लिखते हैं, मान के चलो कि मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट 5.03। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जीरो नॉन जीरो नंबर्स में आया है, 5 और 3 के बीच में आया है, तो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पर? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। सपोज मेरे पास नंबर है 2.304, तो यहाँ पर ये जीरो जो आया है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आया है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर ही हो गया। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जीरो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन कंडीशन उसके लिए ये है कि वो जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड रूल, सॉरी सेकंड रूल। व्हाट इज द थर्ड रूल? लीडिंग जीरोस और जीरोस placed to the left of the number are not significant। so leading zeros जिसे हम कहेंगे ना leading zeros का मतलब जो नंबर के पहले वाले में आता है 0.003, 0.2, तो ये एक्चुअल नंबर चालू हो रहा है 2 से, लेकिन 0 पहले आ रहा है, तो ये सभी नंबर्स, ये सभी जीरो जो आते हैं वो इनसिग्निफिकेंट फिगर है, वो सिग्निफिकेंट फिगर बोलकर नहीं कंसिडर किए जाते। सो लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग का मतलब होता है जो पहले आने वाले हैं, तो वो जीरोस जो है वो जीरोस यहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 0.423,
तो यहाँ पर 0 4 के पहले आ रहा है, मतलब एक्चुअल नंबर हमारे कहाँ से चालू हो रहे हैं, 4 से। भले ही ये फिगर 0.423 होगा, लेकिन यहाँ पर हमें जो वो लीडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहा जाएगा। तो 4 2 3 आर 3 इन नंबर, सो दैट्स व्हाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। सपोज मैंने लिख दिया 0.261, तो यहाँ पर भी 0.0261 है, तो यहाँ पर 0 लीडिंग है, तो ये भी कंसिडर नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर है। सपोज मैंने लिख दिया 0.0024, तो यहाँ पर 0.00, अगेन दीज आर लीडिंग जीरोज, तो यहाँ पर नंबर एक्चुअली कितने हैं, यहाँ पर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 and 4 आर द ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल। फोर्थ रूल हमें क्या कहता है कि ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग का मतलब होता है बाद में आने वाले। ठीक है, सो ट्रेलिंग जीरोज और जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर, दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। तो यहां पर ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग का मतलब होता है कि जो बाद में आने वाले हैं ये सभी नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल के कहे जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, सपोज मैंने लिख दिया 4.210, तो हमने तो फर्स्ट रूल कहा था कि ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पर तो जीरो आ रहा है, तो लेकिन ये ट्रेलिंग जीरो है, तो ट्रेलिंग जीरो है इसलिए हमें वो सिग्निफिकेंट फिगर बोलकर ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। अगर समझो मैंने लिख दिया 43.100, ठीक है, तो यहाँ पर भी 43100, दीज आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर जीरोज आपके ट्रेलिंग में आ रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। फिफ्थ रूल देखेंगे, ये सभी रूल्स आपको एग्जाम्पल में याद रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में आपको इसको याद में रखना पड़ेगा। अभी कभी कभी हमारे पास 10 का कुछ पावर आ जाता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट अगर हम कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 10 टू द पावर आ गया। तो ये 10 टू द पावर में जो नंबर्स आएंगे, दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलकर नहीं कंसिडर किए जाएंगे। तो क्या होगा, द पावर ऑफ 10, the power of 10 are not significant। तो पावर ऑफ 10 जो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मान के जो हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, अब ये 10⁸ है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर जो 10 का पावर है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी ओनली 1, या हम लिख सकते हैं 1.32 × 10⁻⁻², तो यहाँ पर फिर 10⁻⁻² हम नहीं कंसिडर करेंगे। सो 1.32, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कैलकुलेट करने के लिए ये तीनों भी ये 5 रूल आपको यहाँ पर याद में रखना जरूरी है। ओके, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और फर्स्ट वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको आसानी से अभी समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में हम नया चैप्टर चालू करेंगे, उस चैप्टर का नाम रहेगा वेक्टर्स, लेकिन वेक्टर के साथ कुछ मैथमेटिकल पोर्शन और भी है जो आपको सीखना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर मालूम रहना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें कि क्या आपको वो वाला पार्ट चाहिए। वैसा वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिजिक्स सीखने के लिए मैथमेटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, तो वो अगर आपको मालूम रहेगा तो फिजिक्स आपको आसानी से वहाँ पर जो मैथमेटिकल पोर्शंस आएगा वो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। नीट की स्टडी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को स्किप कर देते हैं, या मैथमेटिक्स को वो एज ए मेन सब्जेक्ट आपके कोर्स में नहीं रखते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर मैथमेटिक्स को स्किप करोगे तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज 30% प्रॉब्लम, आई वुड से दैट नियरली 30% प्रॉब्लम्स इन नीट आर देयर विच आर solely dependent upon mathematical expressions। तो आप मुझे ये प्लीज कमेंट करके बता दें कि क्या आपको ये चाहिए,
या अगर आपको नहीं चाहिए तो हम डायरेक्टली वेक्टर्स वाला पार्ट चालू कर देंगे। तो वेक्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, एग्जामिनेशन में भी आपको वेक्टर्स में प्रॉब्लम आते हैं। तो हम वेक्टर्स वाला पार्ट चालू करेंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बता दें कि क्या आपको मैथमेटिकल एड, ट्रिग्नोमेट्री, बायनोमियल एक्सपेंशन या कुछ एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज है, क्या वो आपको चाहिए। अगर वो चाहिए तो मैं उस पर अलग से कुछ वीडियो बना सकता हूँ, और अगर आप वो अच्छी तरीके से आपको मालूम है तो हम डायरेक्टली वेक्टर सी वाला पार्ट यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस पार्ट को रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का उचित सम्मान कीजिए, और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे कुछ नहीं, सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी उपक्रम को आगे चालू रखने के लिए। तो दिस इज दिनकर सातुनकर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ टेक केयर और चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आपके मोबाइल पर देखने को मिले। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ये वीडियो को देखकर फर्स्ट वाला चैप्टर आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं आगे अगले वाली वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर।